In our last lecture, we discussed about the errors and numerical based on the errors. Today, we are going to talk about one more method and one more different type of errors that is called as a manufacturing error. In manufacturing error, what does it represent? Whenever there is manufacturing of anything in the engineering or anywhere, they used to represent in the way of errors. For an example, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि रेजिस्टेंस वायर बनाती है, अगर कोई कंपनी है जो कि रेजिस्टेंस वायर बनाती है, ठीक है, तो जब उस रेजिस्टेंस वायर की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो डेफिनेटली इसमें कुछ एरर्स होगी, क्योंकि परफेक्टली तो नेचर के अंदर कुछ भी नहीं होता है. अ लिटिल बिट एरर इज ऑलवेज देयर. तो यहां पे क्या होगा कि इस रेजिस्टेंस को मान लीजिए उन्होंने मैन्युफैक्चर किया 10 ओम की रेंज को लेकर के, वो मैन्युफैक्चर करना चाहते थे 10 ओम के रेजिस्टेंस को, तो यहां पे 10 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो उन्होंने बना दिया, लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ एरर भी इंक्लूड हो गई है. नेचुरली है, कई सारे मेथड्स हमने पढ़े थे, कई सारे टाइप्स पढ़े थे एरर्स के, तो उन सब एरर्स के कारण कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शंस इसके अंदर, कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस इसके अंदर होंगे. तो ये जो रेजिस्टेंस है उन्होंने मैन्युफैक्चर तो किया है 10 ओम की रेंज को लेकर के, लेकिन इसे जब सर्किट में कनेक्ट किया गया तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं. कभी ये 9.8 दिखा रहा है, कभी ये 10.1 दिखा रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी चीज का मैन्युफैक्चर होगा तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, जो कि किसके थ्रू डिसाइड होगा? मैन्युफैक्चरर के थ्रू. तो मैन्युफैक्चरर को क्या करना होगा? यहां पे एक एग्जैक्ट वैल्यू ना दे करके उसे एक रेंज देनी होगी कि जी भाई हमने जो 10 ओम का रेजिस्टेंस बनाया है वो 10 ओम का रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा. अब वो कितना फ्लक्चुएट करेगा ये मैन्युफैक्चरर को डिसाइड करना होगा. सो हाउ दे डिसाइड दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशंस विल बी देयर. टू इंश्योर दैट द फ्लक्चुएशंस, व्हाट दे डू, they generally took the resistance from the sample of thousands of resistance. They took a few of resistances, and then what they do, they connect the resistance into the circuit. They connect the resistance into the circuit and they apply voltage. They apply voltage and they observe that what amount of the resistance is there. जैसे मान लीजिए उन्होंने 10 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट में कनेक्ट किया, यहां पे उन्होंने बैटरी लगाई 12 वोल्ट की. तो अगर ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है तो यहां पे करंट कितनी इंड्यूस होनी चाहिए बताइए? V इज इक्वल टू आई आर. तो यहां पे वोल्टेज कितना अप्लाई कर रखा है? 20 वोल्ट का अप्लाई कर रखा है. तो अगर हम आइडियल केस की बात करें, अगर ये 10 ओम का रेजिस्टेंस होता तो यहां पे करंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? I शुड बी इक्वल टू 2 एम्पियर. I शुड बी इक्वल टू 2 एम्पियर. बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. प्रैक्टिकली यहां पे करंट की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट 2 एम्पियर ना होकर के यहां पे 1.9 या 2.2 या 1.8 इस तरह से कुछ वेरी करती है. तो व्हाट दे डू, दे जनरली एनालाइज द अप्लाइड वोल्टेज एंड इंड्यूस्ड करंट, एंड बाय द रेशियो ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज एंड इंड्यूस्ड करंट दे डिसाइड दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशंस विल बी देयर. मान लीजिए सर्किट के अंदर करंट जो है वो हो रही है हमारी 2.2 एम्पियर फ्लो हो रही है. तो अगर आई की वैल्यू हमारी 2.2 एम्पियर आ रही है और वोल्टेज हमने अप्लाई किया है 20 वोल्ट का, तो यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? आई इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू V बाई आई. V की वैल्यू है हमारी 20 और करंट की वैल्यू हमारी आ रही है 2.2. सो इट इज अ लिटिल बिट लेसर देन द 10 ओम. 10 ओम से कुछ कम होगी यहां पे वैल्यू. इसी तरीके से वो क्या करते हैं कि इसकी डिफरेंट वोल्टेज को अप्लाई करके करंट की डिफरेंट रेंज को लेते हैं और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि इस 10 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर कितने फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं. आफ्टर एनालाइजिंग, आफ्टर स्टडिंग द वेरिएशन इन द रीडिंग, व्हाट दे डू, दे यूज टू डिस्क्राइब द रेजिस्टेंस इन द टर्म्स ऑफ एरर. तो मान लीजिए रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम का रेजिस्टेंस उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, तो यहां पे प्लस माइनस डेल आर ओम की जो है वो एरर आ रही है.
तो मान लीजिए अगर ये जो एरर है वो आ रही है 10% की एरर आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस जो है वो वेरी करेगा 10 का 10% प्लस 10 प्लस 10 का 10% टू 10 माइनस 10 का 10%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझते हैं। मान लीजिए ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस था उसमें एरर आई है प्लस माइनस 10% की एरर। अब इसे भी दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या तो परसेंटेज के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर 10 ओम प्लस माइनस 0.1 ओम की एरर आ रही है कि 1 ओम कम भी हो सकता है, 0.1 ओम कम भी हो सकता है, 0.1 ओम ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस है ये किस किस के बीच में वेरी करेगा, 10 ओम इज द ट्रू वैल्यू, या तो ये माइनस 0.1 ओम हो सकता है, तो ट्रू वैल्यू में से हमने कितना रिमूव कर दिया, 0.1, तो ये हो गया हमारा 9.9 ओम। टू यहां से लेकर के और कितना वेरिएशन हो सकता है इसमें, 10 प्लस 0.1 ओम, इसका मतलब हुआ 10.1 ओम। तो 9.9 ओम टू लेकर के 10.1 ओम तक इसका रेजिस्टेंस जो है वो वेरी कर सकता है, ये मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड कर दिया। अब मान लीजिए एक कंपनी ने ये रीडिंग्स निकाल करके दे दी, ये वाली काफी कॉस्टली थी कंपनी, दूसरी कंपनी वालों के पास गए, दूसरी कंपनी वाली ने कहा कि भाई साहब 10 ओम का रेजिस्टेंस है, सस्ता है, मिल जाएगा, लेकिन उसकी जो रेंज है वो है हमारी 10 ओम प्लस माइनस 1 ओम है, तो 10 ओम का ही रेजिस्टेंस, लेकिन उसके अंदर जो एरर है वो प्लस माइनस 1 ओम की आ सकती है। पहली कंपनी वाली ने क्या कहा था, आपको रेजिस्टेंस हम देंगे लेकिन वो काफी महंगा है, लेकिन उसकी जो एरर है वो 0.1 ओम तक की वेरी करेगी, तो वो महंगा लग रहा था, हम दूसरी कंपनी वाले के पास गए, दूसरी कंपनी वाले ने कहा कि सस्ता रेजिस्टेंस मिल जाएगा 10 ओम का, लेकिन उसकी जो एरर की रेंज है वो प्लस माइनस 1 ओम रहेगी। तो हमने कहा कि चलो देखते हैं, अगर प्लस माइनस 1 ओम रहेगी तो इसकी जो रेंज है वो कहां तक वेरी करेगी। तो 10 ओम माइनस 1 ओम दैट इज इक्वल टू 9 ओम से लेकर के टू 10 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम, इसका मतलब हो गया 11 ओम। व्हाट इट मींस, इट मींस कि इस कंपनी वाले का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस 9 ओम टू 11 ओम के बीच में फ्लक्चुएशंस को शो करेगा। तो यहां पे ध्यान से देखिए, इन दोनों केसेस में कम एरर कौन से वाले केस में आ रही है, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में कम आ रही है। और डेफिनेटली एरर्स अगर कम होगी तो मैन्युफैक्चरिंग में एक्यूरेसी ज्यादा होगी, और अगर एक्यूरेसी ज्यादा होगी तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। क्लियर है सबको, दैट इज द रीजन व्हाई अगर आपकी एरर कम है तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, और एक्यूरेसी ज्यादा है तो कॉस्ट भी उसकी ज्यादा होगी। तो यहां से हम एनालाइज करते हैं कि हमें कौन सा रेजिस्टेंस लेना चाहिए। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द मैन्युफैक्चरिंग एरर। तो ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड जिसके अंदर आपको डायरेक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू दे दियो। अब कई बार क्या होता है कि वो एब्सोल्यूट एरर ना दे करके यहां पे दे देता है परसेंटेज के अंदर। तो अगर परसेंटेज में दे रखा है तो हम उसे किस तरह से एनालाइज करेंगे, लेट्स सी। मान लीजिए यही हमें दे रखा है 10 ओम प्लस माइनस 10%। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में प्लस माइनस 10% की एरर आ सकती है, परसेंटेज में दे दिया। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो कहां तक फ्लक्चुएट करेगी। तो 10 ओम इज द ट्रू वैल्यू, कहां से कहां तक फ्लक्चुएट करेगी, माइनस 10% टू लेकर के प्लस 10% तक वेरी करेगी। तो 10 ओम इज द ट्रू वैल्यू से लेकर के कहां तक फ्लक्चुएट करेगी, माइनस 10%। 10% का मतलब है 10 डिवाइडेड बाय 100। किसका 10%, ट्रू वैल्यू का 10%। ट्रू वैल्यू कितनी है, 10 ओम। तो 10 ओम माइनस 10 ओम का 10% कितना हो जाएगा हमारा, 1 ओम। मतलब 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9 ओम से लेकर के 2 फ्रॉम दिस टू 10 ओम प्लस 10% किसका, ट्रू वैल्यू का। कितनी है ट्रू वैल्यू, 10। तो मतलब क्या हुआ, अगर हमें दे रखा है 10 ओम प्लस माइनस 10%, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस वेरी करेगा 9 ओम टू 11 ओम के बीच में। क्लियर है सबको। तो चाहे वो आपको एग्जाम में दे दे 10 ओम प्लस माइनस 10%, वो इक्वल होगा
10 ओम प्लस माइनस 1 ओम के। अब मान लीजिए इसमें क्वेश्चन जो है वो किस तरह से बनता है, तो इसमें क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन दे देंगे कि इफ मैन्युफैक्चरर डिसाइडेड और मेजर्ड मैन्युफैक्चरिंग एरर एज 100 फेरेड प्लस माइनस 20 फेरेड और 100 फेरेड प्लस माइनस 5%, then give us the range of the capacitor, then give us the range of capacitor। मान लीजिए एक कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस कंपनी ने कह रखा है कि जो हमारा 100 फेरेड का कैपेसिटर है उसमें प्लस माइनस 20 फेरेड की एरर आ सकती है, और जो 100 फेरेड का दूसरा कैपेसिटर है उसके अंदर प्लस माइनस 5% की एरर आ सकती है। तो दोनों केसेस में उनकी रेंज बताइए कि कैपेसिटर कहां से कहां तक लाई करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन 1 मार्क का आ सकता है, जो वैल्यूज हमें गिवन है उसको एनालाइज करेंगे कि यहां पे दे रखा है हमें 100 फेरेड प्लस माइनस 20 फेरेड, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 20 फेरेड टू 100 प्लस 20 farad, that is equal to 80 farad to 120 farad. So this is the range that could be vary from 80 to 120 farad for the capacitor. And second वाला केस जो दे रखा है उसमें दे रखा है हमें 100 प्लस माइनस 5%, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 100 माइनस 5%, 5% किसका, ट्रू वैल्यू का। ट्रू वैल्यू कितनी है 100, that is equal to 5, 100 माइनस 5 95 farad टू 100 प्लस 5%, किसका 5%, ट्रू वैल्यू का। ट्रू वैल्यू कितनी है 100, दैट इज इक्वल टू 105। तो यहां पे जो सेकंड कैपेसिटर है उसकी रेंज वेरी करेगी 95 टू 105 फेरेड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 1 मार्क का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। आपको एब्सोल्यूट एरर या मैन्युफैक्चरिंग एरर की टर्म्स में क्वांटिटी दे दी जाएगी। हाँ बोलिए, कौन सा वाला समझ में नहीं आया? परसेंटेज वाला समझ में नहीं आया। देखिए क्वेश्चन क्या था, इफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ अ कैपेसिटर गिव्स द कैपेसिटर ऑन द बेस्ड ऑफ 100 फेरेड प्लस माइनस 20 फेरेड एंड 100 फेरेड प्लस माइनस 5%। जो कंपनी है उस कंपनी के पास दो टाइप के कैपेसिटर्स है, उस कंपनी के पास दो टाइप के कैपेसिटर्स है, उन दोनों की जो एरर्स की रेंज है वो हमें निकालनी है। पहला वाला कहता है कि इसकी रेंज होगी आपकी 100 फेरेड प्लस माइनस 20 फेरेड, फर्स्ट वाला जो है, और सेकंड वाले में कहा है कि 100 फेरेड प्लस माइनस 5%। तो फर्स्ट वाला जो स्टॉक है उसके अंदर प्लस माइनस 20 फेरेड की एरर आ सकती है, तो उसकी रेंज किस तरह से वेरी करेगी, हाउ डज द रेंज ऑफ द कैपेसिटर विल वेरी। तो हमें क्या निकालना है कि उस कैपेसिटर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। सो यहां पे देखिए एरर हमने कहा है प्लस माइनस की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रखा है, तो 100 इज द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू इज द 100, और ये क्या है हमारी एरर है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, प्लस माइनस 20 फेरेड, तो 100 माइनस 20 फेरेड मतलब कि इसकी वैल्यू 80 फेरेड भी हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 100 प्लस 20 फेरेड, दैट इज इक्वल टू 120 फेरेड। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले टाइप का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटर है उस कैपेसिटर की वैल्यू 80 फेरेड से लेकर के 120 फेरेड तक वेरी कर सकती है। सेकेंड वाला जो स्टॉक है उसकी अगर हम बात करें रेंज की, तो यहां पे उन्होंने कह रखा है कि जो सेकेंड वाली टाइप का कैपेसिटर है वो 100 फेरेड प्लस माइनस उसमें 5% की एरर आ सकती है। अब ये जो 5% की एरर है इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रू वैल्यू है उस ट्रू वैल्यू से 5% लेसर वैल्यू भी हो सकती है, एंड इस ट्रू वैल्यू से 5% ग्रेटर वैल्यू भी हो सकती है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज फॉर द कैपेसिटर इन विच इट कुड बी लाई, आइदर इट कुड बी नेगेटिव और द पॉजिटिव, the range must be from to 2. Okay, so what we have to do, we have to first calculate the minimum value. तो minimum value कब होगी, जब ये 5% की एरर रिड्यूस होगी। तो उसे कैसे निकालेंगे, तो ट्रू वैल्यू हमारी कितनी है 100 फेरेड, एरर कितनी आ रही है 5%, 100 माइनस 5%। अब ये 5% किसका, ट्रू वैल्यू का 5%, और ट्रू वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 100 फेरेड। मतलब ये हुआ कि इस 100 फेरेड कैपेसिटर में
इस 100 फेरेड की 5% वैल्यू कम भी हो सकती है और 5% वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है। तो 5% वैल्यू कम भी हो सकती है, मतलब ट्रू वैल्यू है हमारी 100 फेरेड, कम भी हो सकती है मतलब कि माइनस कितना 5%, किसका, ट्रू वैल्यू का। ट्रू वैल्यू कितनी है 100 फेरेड, 100 गेट कैंसल आउट, बचा क्या 5, 100 माइनस 5, इसका मतलब हुआ 95 फेरेड। मतलब ये हुआ कि इस कैपेसिटर की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 95 फेरेड। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी में एरर को प्लस करेंगे। तो 100 प्लस 5%, भाई 100 प्लस माइनस 5% था, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी 100 माइनस 5% टू 100 प्लस 5%। 100 माइनस 5% हमने निकाली, दैट इज 95। 100 प्लस 5%, 100 प्लस 5% किसका 100 का, कितना हो जाएगा 5। तो 100 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 105 फेरेड। मतलब जो सेकंड वाला स्टॉक है 100 फेरेड प्लस माइनस 5%, उसकी मिनिमम वैल्यू 95 भी हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 105 फेरेड भी हो सकती है। तो ये रेंज हमने निकाल ली। वी हैव टू राइट इन द टर्म्स ऑफ रेंज दैट द वैल्यू ऑफ सेकंड कैपेसिटर could be between 95 farad to 105 farad. Is it clear to everyone? आया समझ में, डाउट क्लियर हुआ? बढ़े आगे, सबको क्लियर है? डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बढ़े आगे? यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अगर मान लीजिए, इसका एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ अ रेजिस्टेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी shows that value of resistance could be 100 ohm plus minus 20%, then give the range of resistance। एक कंपनी है, रेजिस्टेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कंपनी क्या कह रही है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम का रेजिस्टेंस है, जिसमें एरर जो है वो प्लस माइनस 20% तक वेरी कर सकती है। तो हमें बताइए कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किस रेंज में लाई करेगा, फ्रॉम विच ओम टू विच ओम इट कुड बी लाई। फाइंड आउट कीजिए फटाफट, 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास। So in this given question 100 प्लस माइनस 20%, 100 का 20% माइनस करेंगे तो 80 ओम और प्लस करेंगे तो 120 ओम। सो इट कुड बी वेरी फ्रॉम 80 टू 120 ओम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा कि अगर मान लीजिए कोई क्वांटिटी है वो किन्हीं और दो क्वांटिटी के एडिशन पे डिपेंड कर रही है। इफ अ क्वांटिटी z is depending on two other quantity as the addition of both the quantities, or if a quantity z is depending on two other quantity as the difference of the both, then what will be the error in z? What will be the error in z if error in a is plus minus del a and error in b is plus minus del b? Same, if z is depending on the difference of two quantity, then what will be the error in z if error in a is del a and error in b is del b? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई z क्वांटिटी है, जैसे फॉर एन एग्जांपल दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2। Z जो है Z है वो है आपका R1 प्लस R2 के इक्वल,
क्यों? क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो दो रेजिस्टेंस जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उनका ओवरऑल जो होता है वो होता है R1 प्लस R2 के इक्वल। तो यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर R1 के अंदर एरर है वो है प्लस माइनस डेल R1 और R2 के अंदर भी एरर है हमारी प्लस माइनस डेल R2, तो जो हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगा Z, इन दोनों का एडिशन जो आएगा उस Z के अंदर प्लस माइनस डेल Z कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? हम क्या करना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर Z जो है वो R1 और R2 के एडिशन पे डिपेंड कर रहा है और R1 के अंदर अगर डेल R1 एरर है, R2 के अंदर अगर डेल R2 एरर है, तो Z के अंदर प्लस माइनस डेल Z जो एरर है वो कितनी होगी? So that is the type of question which is called as combinations of error or error in combinations. So this topic we will discuss in our next lecture. पढ़ के आइएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा। आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए।